हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 91 जीनियस एकेडमी पर। डियर स्टूडेंट, हम एमपी पीएससी, एमपी एसआई, एमपी पुलिस या ईएसबी के किसी भी एग्जाम के लिए जो हिस्ट्री की ये सीरीज है ये शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज से हमारी जो हिस्ट्री की ये वीडियो सीरीज है ये शुरू हो रही है और आज इसका ये पार्ट 1 रहने वाला है, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बहुत सी चीजें कवर करने वाले हैं और पार्ट बाय पार्ट लगातार आपको कंप्लीट हिस्ट्री हमारे चैनल पर वीडियो क्लासेस के माध्यम से पढ़ाई जाएगी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आज की वीडियो क्लास में डिस्कस करने वाले हैं और ये पार्ट 1 रहने वाला है हमारा। तो हिस्ट्री के बारे में आपको कुछ बातें पता होना चाहिए कि आखिरकार हिस्ट्री होती क्या है। तो अगर हम सामान्य से शब्दों में बात करें तो डियर स्टूडेंट, अतीत का जो अध्ययन है वही इतिहास कहलाता है। यानी कि अतीत में जो घटनाएं हुई हैं, है ना, उन सभी का अध्ययन जब हम जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत करते हैं उसी को हम इतिहास कहते हैं। और इतिहास का जो जनक है वो किसे माना जाता है, तो हेरोडोटस को माना जाता है। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए। आगे जानेंगे कि मानव जाति का जो पालना है ये किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मानव का जो उद्भव हुआ था ये अफ्रीका महाद्वीप से ही हुआ था, इसीलिए मानव जाति का जो पालना है वो अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। अगला जो फैक्ट हमें दे रखा है, तो प्राचीन सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप को कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि विश्व में जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हुई हैं उनमें जो सबसे प्राचीन सभ्यताएं थी वो एशिया महाद्वीप में ही विकसित हुई थी। इसी कारण से एशिया महाद्वीप को प्राचीन सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। तो ये कुछ फैक्ट थे, बाकी आगे हम काफी डिटेल से सारी चीजें कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं कि इतिहास को 3 उपखंडों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को आसानी से समझने के लिए 3 भागों में बांटकर हम टोटल पढ़ेंगे, जिसमें जो पहला भाग हमारा रहेगा ये रहेगा प्राग ऐतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसके अंतर्गत हमें पुरापाषाण काल को पढ़ना है, मध्यपाषाण काल को पढ़ना है, नवपाषाण काल को पढ़ना है और ताम्रपाषाण काल को पढ़ना है। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले अगर हमें ये पता होगा कि हमें कौन से टाइम पे किस टॉपिक को पढ़ना है, तो अपनी जो समझ होती है वो काफी अच्छे से डेवलप हो जाती है और सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छे से हम उसको कवर कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, तो 3 कालखंडों में बांटा गया है, जिसमें पहला रहने वाला है प्राग ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आपको याद रखना है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट रहने वाला है इसका आद्य ऐतिहासिक काल, यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसमें हमें पढ़ना है सिंधु सभ्यता, जिसे हम कांस्ययुगीन सभ्यता या हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो आपको जो हिस्ट्री का सेकंड पार्ट रहने वाला है वो रहेगा हमारा आर्य ऐतिहासिक काल, जिसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में चर्चा करेंगे। और इसका जो थर्ड पार्ट रहने वाला है वो है हमारा ऐतिहासिक काल, यानी हिस्टोरिकल पीरियड। इसमें हमें कौन कौन से चैप्टर कवर करना होंगे, तो प्राचीन काल यानी एंशिएंट पीरियड, मध्यकाल मिडुअल पीरियड, आधुनिक काल यानी मॉडर्न पीरियड। और इसमें नेहरू काल, यानी नेहरू स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी के शासनकाल में क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा लास्ट में हम जब हमारी हिस्ट्री की जो वीडियो सीरीज है ये लगभग अपने फाइनल मोड़ पर पहुंचेगी जब, तो उस समय हम विश्व से जुड़ी हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि आपके विश्व में कौन कौन से रेवोल्यूशन हुए हैं, है ना, विश्व की प्रमुख क्रांतियां, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और भी सारी महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि विश्व लेवल पर हुई थी, तो उन सारी घटनाओं को भी हम इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। तो उम्मीद है अभी तक आपको ये समझ में आया होगा कि हमें किस प्रकार से क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार पुनः
कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिए। जो हमने पिछली स्लाइडों में जाना उसी का एक ओवरव्यू हम फिर से देख लेते हैं, ताकि आपके दिमाग में ग्राफ जो है अच्छे से बैठ सके कि हमें हिस्ट्री को किस तरीके से एकदम इजी तरीके से हम इसको कवर करने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और जितने भी आने वाले एग्जाम हैं आपको हिस्ट्री से वहां पर 100% बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे हमने जाना था कि अध्ययन की दृष्टि से इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। वहीं आद्य ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व की प्रमुख घटनाओं के बारे में। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, यानी प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री के बारे में आज का वीडियो क्लास रहने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं कि होता क्या है प्रागैतिहासिक काल। तो इतिहास का वह रूप जिसमें मानव पूरी तरह से इतिहास जो है, मानव इतिहास पूरी तरह से ज्ञात नहीं था, अर्थात जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है, इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। साथ ही जो प्रागैतिहासिक काल है इसी को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, आप इसको याद रखिएगा, है ना। कहीं कहीं पर प्रागैतिहासिक काल लिखा मिलता है, कहीं कहीं पर पाषाण काल और कहीं कहीं पर प्राक ऐतिहासिक काल भी हमें देखने को मिलता है, तो आप याद रखिएगा। तो अपनी सामान्य भाषा में अगर हम इसकी बात करें कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, तो हम जान लेते हैं कि इतिहास का वह समय जिसके बारे में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। जो भी इस समय की जानकारी है वो पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है, यानी कि खुदाई वगैरह में जो भी हमें औजार मिले हैं, अस्थियां मिली हैं, बर्तन मिले हैं, उन सभी के आधार पर हमने अनुमान लगाया है कि प्रागैतिहासिक काल में घटनाएं किस प्रकार से घटी होंगी, वहां पर क्या क्या रहा होगा, क्या क्या नहीं रहा होगा। तो ऐसा समय जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही आधारित है उन सभी की जानकारी, तो ऐसे काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इसी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। जैसे पाषाण काल के बारे में हम बात करें, यानी स्टोन एज, पाषाण को क्या कहते हैं हम, पत्थर कहते हैं, आप याद रखिएगा। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पाषाण काल, तो इस समय जो मुख्य औजार रहे होंगे मानव के, वो काय के बने रहे होंगे, तो पत्थरों के बने रहे होंगे। इसी कारण से जो खुदाई में पत्थरों से बने औजार वगैरह मिले हैं, उन्हीं के आधार पर इस काल का नाम पड़ गया पाषाण काल। तो वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी। तो ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन उपकरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो सन 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा की गई थी। आगे जानेंगे कि भारत का पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां पर स्थित है, तो आपको याद रखना है, यह भोपाल में स्थित है, जो कि भारत का पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है। इसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है, और यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। आगे हम जानेंगे कि जो पाषाण काल है इसका नाम मिलने वाली धातु के आधार पर किसने किया था, तो मिलने वाली धातु के आधार पर इसका नामकरण क्रिश्चियन थॉमसन ने किया था। आपको याद रखना है, आप इस यहाँ से थॉमसन नाम याद रखिएगा। और अगर हम बात करें कि लिखावट के आधार पर इस काल का नामकरण जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन ब्रूस के द्वारा किया गया था। आप इमेज में देख पा रहे हैं पुरापाषाणकालीन जो उपकरण थे या औजार थे वो किस तरीके के होते थे। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता था, सीधे सीधे से जो पत्थर टूटे फूटे होते थे नुकीले, उन्हीं को उठाकर जो उस समय के मानव थे वो शिकार कर लेते थे और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते थे। यहाँ पे एक इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि मंगरवानी यह भारत का सबसे प्राचीन पुरातात्विक स्थल माना जाता है, जहाँ के औजार लगभग 1 लाख साल पुराने हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है पाषाण काल से। अध्ययन की दृष्टि से साथियों पाषाण काल को फिर से पुनः 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें हम पहले टाइप पे पढ़ने वाले हैं पुरापाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड।
इसका जो टाइम पीरियड रहा है यह 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक रहा है। यानी 20 लाख बीसी से 12,000 बीसी तक इस टाइम पीरियड को आपको याद रखना है। पुरापाषाण काल यानी पत्थरों से भी पहले का जो समय था वह पुरापाषाण काल के नाम से जाना जाता। तो यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता था। आप इमेज में देख पा रहे हैं आदि मानवों की जो इमेज है, अनुमान लगाया जाता है कि उस समय का जो मानव थे वो कुछ इस तरीके से रहते थे। इस समय का मानव खाना बदोश यानी कि खाद्य संग्राहक था, अर्थात उसके जीवन का जो मुख्य उद्देश्य था जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। सीधी सी बात है, आप सभी जानते हैं कि आदि मानव के समय में न तो शिक्षा से उनको कोई मतलब था, न सभ्यता से, न पारिवारिक जिम्मेदारियों से। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, जीवित रहना, और जीवित रहने के लिए वो शिकार करते थे, है ना। और शिकार की खोज में वो किसी भी एक स्थान पर रुककर नहीं रहते थे, वो लगातार जंगलों में भटकते रहते थे, और जहां भी उनको कोई जानवर मिलता था तो पत्थरों से उसका शिकार करके उसका भोजन के रूप में उसका उपयोग कर लेते थे। तो यही उनकी दिनचर्या रहती थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। आगे जानते हैं कि इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। जी हाँ साथियों, आपको ये बात विशेष याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है कि आग की खोज किस काल में हुई। तो आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आग की खोज किस साल में हुई, तब आंसर आपको क्या देना है, पुरापाषाण काल। लेकिन यहीं पे मैं आपको बता देता हूं कि आग की खोज तो पुरापाषाण काल में हुई, लेकिन अगर हम बात करें आग के उपयोग की, कि आग का उपयोग जो है मानव ने कब से प्रारंभ किया, तो आपको याद रखना है नवपाषाण काल से। तो नवपाषाण काल से आग का उपयोग प्रारंभ हुआ, जबकि आग की जो खोज है वो पुरापाषाण काल में हो चुकी थी। अगली स्लाइड पर हम आते हैं और जान लेते हैं कि इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे, चूंकि हमने आपको पिछली स्लाइड में ही बताया था कि इनके औजार जो हैं पत्थरों के बने होते थे। और पुरापाषाण काल में चूंकि औजार बहुत बड़े बड़े होते थे और बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग वो करके औजार बनाते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। जी हाँ साथियों, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि मानव ने चित्रकारी करना कब से प्रारंभ किया, तो इसका सही आंसर होगा आपका पुरापाषाण काल से। आपको ये याद रखना है। भीमबेटका की गुफाओं में पुरापाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज यानी रायसेन जिले में स्थित हैं। आप याद रखिएगा, कुछ इस तरीके से पत्थरों पर चित्रकारी करते थे उस समय के लोग। ये आप इमेज में देख पा रहे हैं, भीमबेटका में जो चित्र पाए गए हैं गुफाओं के अंदर, गुफाओं की दीवारों पर, वहां का ये आपको इमेज देखने को मिल रहा है। भीमबेटका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन जिले में भोपाल के निकट स्थित हैं, ये बात भी आप याद रखिएगा। सेकंड जो टाइम आता है वो आता है हमारा पुरापाषाण काल का जो सेकंड पार्ट है वो है मध्यपाषाण काल यानी मीसोलिथिक पीरियड। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है 12,000 बीसी से 10,000 बीसी तक ही माना जाता है। तो इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने सन 1867 ईस्वी में दिया था। आपको याद रखना है नाम। मध्यपाषाण काल के बारे में जो जानकारी है वो किसने दी थी, तो सबसे पहले करसाइल ने दी थी। कब दी थी, तो 1867 ईस्वी में। यह पुरापाषाण काल के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथिक भी कहते थे। तो आपको याद रखना है माइक्रोलिथिक यानी कि जो पहले पुरापाषाण काल में औजार थे वो बड़े बड़े पत्थरों के बनाए जाते थे, लेकिन मध्यपाषाण काल तक आते आते इनके औजारों का जो आकार था वो छोटा हो गया था, और इसी कारण, लेकिन अभी भी ये किसके बने होते थे, पत्थर के। इस कारण इस समय को माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य क्या थी, तो अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। इस समय तक आते आते जो मानव था उन्होंने अंतिम संस्कार के बारे में यानी अंत्येष्टि संस्कार के बारे में काफी कुछ जानकारी ले ली थी और उन्होंने इसको करना प्रारंभ कर दिया था। पुरापाषाण काल में जब कोई मर जाता था तो उसको ऐसे खुले में छोड़ दिया जाता था और उस जानवर या पक्षी उसको खा के खत्म कर देते थे, यानी मांस उसका उसकी बॉडी को डिस्पोज कर देते थे। लेकिन मध्यपाषाण काल तक आते आते यहाँ पर मानव ने अंत्येष्टि संस्कार प्रारंभ कर दिया था। वो इनको बड़े बड़े गड्ढों में दबा देते थे, जो भी डेड बॉडी होती थी। आप याद रखिएगा, आप ये इमेज में देख पा रहे हैं, डेड बॉडी को गड्ढे से प्राप्त किया गया है। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष
प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सरायनाहर तथा महादहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना है कि मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है, तो यह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश जो कि प्रयागराज के पास स्थित है। वहां पर एक जगह पड़ती है सरायनाहर और महादहा, वहां से सबसे पहले अस्थि पंजरों के अवशेष प्राप्त मिले हुए हैं। आप ये देख पा रहे हैं कि गड्ढे में जमीन के नीचे मानव कंकाल की इमेज आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से सरायनाहर में मानव के अस्थि पंजर देखने को मिले हैं। सरायनाहर राय को भी इसको पूरा जाना जाता है। मध्यपाषाण काल से संबंधित कुछ जो स्थान है भारत में पाए गए हैं और कुछ स्थान भारत के बाहर भी पाए गए हैं, लेकिन हम चूंकि इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं अभी, तो इंडियन हिस्ट्री के पर्पज से देखें तो भारत में कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट स्थल पाए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं दमदमा, महादहा, सरायनाहर राय, चौपानी मांडो, लेखैया और बागौर, जिसमें से आपको याद रखना है जो बागौर है ये एमपी में स्थित है। बाकी के जो अभी हमने ऊपर देखे हैं ये सब यूपी में स्थित हैं। पैसारा बाकी और भी सारे हैं, जैसे आदमगढ़ ये मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, लखना, लंगनाज और रतनपुरा, लोटकेश्वर ये सब आपके गुजरात में देखने को हमें मिलते हैं। वहीं हम ऊपर जाएंगे तो तिलवारा, बागौर ये राजस्थान में हमें देखने को मिल जाते हैं। इसी तरीके से और भी जगह हैं, तो आप ये याद रखिएगा। अगला जो इसका जो हमारा पाषाण काल हम पढ़ रहे हैं उसका जो थर्ड पार्ट है नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है यह 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसके बारे में जान लेते हैं कि इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लोबाक ने 1865 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था, साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पुरापाषाण काल में जो मानव था वो सिर्फ आंखें तक था, यानी कि खाद्य संग्राहक था, वो सीधा केवल शिकार करता था। उसके बाद मध्यपाषाण काल तक आते आते उन्होंने अपने औजारों को छोटा कर लिया, जिसके कारण उसको माइक्रोलिथिक कहा जाने लगा। लेकिन नवपाषाण काल में इन्होंने स्थायी आवास यानी कॉलोनी बनाकर रहना शुरू कर दिया और इसके साथ ही कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। पशुपालन में साथियों आपको मैं बता दूं कि पशुपालन के रूप में मनुष्य ने जो सबसे पहला पालतू जानवर बनाया था वो बनाया था कुत्ता। तो आपको याद रखना है कुत्ते को सबसे पहला पालतू जानवर बनाया गया था। मानव ने इस काल में पहिए तथा मनके यानी घड़े की खोज की थी। तो आपको याद रखना है कि जो आग की खोज हुई थी, आग की खोज किस काल में हुई थी, तो आग की खोज हुई थी आपकी पुरापाषाण काल में। लेकिन पहिया और मनका साथियों घड़ा होता था अनाज रखने के लिए। लोग जैसे खेती करते थे उस समय, तो खेती और पशुपालन में तो हालांकि इन्होंने कुत्ता पाला था, तो यहाँ पे दूध वगैरह से तो कोई लेना देना नहीं था। लेकिन खेती से जो अनाज प्राप्त होता था उसको रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ी इनको, मनके की। तो उन्होंने मनका बनाना यानी घड़ा बनाना सीखा और उसमें अपने अनाज को स्टोर करते थे। तो और साथ ही खेतों से अपनी कॉलोनी यानी अपने घर तक अनाज को लाने के लिए इन्होंने काय का आविष्कार कर लिया था, तो पहिए का आविष्कार कर लिया था। और घड़ा भी आप जैसे समझते हैं कि चाक, जैसे कुम्हार का एक चाक होता है, यहाँ पे एक डंडा लगा होता है और यहाँ पर मिट्टी रखी होती है, मिट्टी से क्या बनाते हैं वो लोग, घड़ा बनाते रहते हैं, यहाँ पे घुमाते रहते हैं बैठ के इसको, है ना, इस तरीके से। तो आपको याद रखना है कि मानव ने नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल में पहिया तथा मनके यानी घड़े की खोज कर ली थी। कर्नाटक के मैसूर के पास एक जगह पड़ती है साथियों संगनकल्लू, उस जगह से नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। क्योंकि जो घड़े बनाते थे उनको पकाने के लिए और आग में दबाते थे, तो वहां पर राख के टीले भी आपको याद रखना है कहां से प्राप्त हुए हैं, तो कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू जो जगह है वहां से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ यानी कि मध्य प्रदेश तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है, ये आपको याद रखना है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे जो पहला पालतू पशु था मानव के द्वारा वो कौन था, तो कुत्ता था। अब जैसे आपको बताया मैंने कि आग की खोज आपकी कहाँ हो गई थी, पुरापाषाण काल में, लेकिन आग के उपयोग की जानकारी कहाँ प्राप्त हुई इनको, तो नवपाषाण काल में। इन्होंने यहाँ पर जो खेती से अनाज प्राप्त होता था उससे भोजन पकाना प्रारंभ शुरू कर दिया। घड़े पकाने के लिए भी लोग आग जलाते थे यानी भट्टी का निर्माण करते थे, जिसके कारण यहाँ पर राख के टीले प्राप्त हुए हैं।
नवपाषाण या उत्तर पाषाणकालीन प्रमुख स्थलों के बारे में हम जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मेहरगढ़ के बारे में बात करें तो यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, तो एक तो आपको याद रखना है कि मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, और किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है, तो सुलेमान और किरथर। जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियां साथियों ये आपकी पाकिस्तान में पड़ती हैं, के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूं मिले थे। तो आपको याद रखना है कृषि के जो सबसे पुराने साक्ष्य यानी पहले साक्ष्य मिले थे वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे, जो लगभग 7000 ईसा पूर्व पुराने थे। बुर्जहोम की बात करें तो यह कश्मीर में स्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिलता है, ये आपको याद रखना है। गर्तावास का मतलब क्या है कि ये गड्ढा है, गड्ढे में जो है वो लाश वगैरह जो डेड बॉडी थी वो मिली है। यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है, तो आपको याद रखना है मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बुर्जहोम जो कि कश्मीर में पड़ता है। गुफ कराल की बात करें तो यहाँ से मृद भांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है। मृद भांड क्या होता है, जैसे आज की डेट में हम बात करें तो जैसे होटलों वगैरह में तंदूर होता है, इसी प्रकार से बहुत सा बड़ा ये आपका एक स्ट्रक्चर होता था जिस पर क्या होते थे, बहुत सारे पार्ट्स होते थे और इन्हीं में जो आपके खाना वगैरह है वो एक साथ बनाए जाते थे, तो इन्हीं को कहा जाता था मृद भांड। कोल्डी हवा की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। आपको याद रखना है कोल्डी हवा कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो कि लगभग 6000 ईसा पूर्व पुराना है वो मिला है। तो आपको याद रखना है चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये कोल्डी हवा से प्राप्त हुए हैं। आगे जान लेते हैं हम चिरांद। चिरांद के बारे में, तो यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। तो चिरांद कहाँ स्थित है, आपको याद रखना है बिहार के सारण जिले में, और यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो भारत में प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये आपके चिरांद से प्राप्त हुए हैं, जो कि बिहार के सारण जिले में स्थित है। लहरा देव की बात करें तो लहरा देव यहाँ से नवीनतम सबसे प्राचीन चावल का साक्ष्य मिला है। आप याद रखिएगा जो कोल्डी हवा है यहाँ से सबसे पहले चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, लेकिन जो लोहरा देव है यहाँ से सबसे प्राचीन चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जो कि 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच के माने जाते हैं। दमदमा की बात करें तो यहाँ एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता मिला है। तो आपको याद रखना है जो युगल समाधान है इसको क्या कहते हैं हम, युगल समाधान। तो युगल समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ है हमें, तो युगल समाधान हमें प्राप्त हुआ है आपका दमदमा से। आप याद रखिएगा जो कि महाराष्ट्र की तरफ पड़ता है ना। युगल समाधान यानी एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल हमें देखने को मिले हैं। जो लास्ट टाइप है इसका पाषाण काल का वो है ताम्र पाषाण काल। तो यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप हमें सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। नाबदा टोली एक जगह है साथियों मध्य प्रदेश में। यह एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाण कालीन स्थल है और इसकी जो उत्खनन का कार्य किया था इसका वो HD साकलिया ने करवाया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में ताम्र पाषाण कालीन स्थल कौन सा है, तो नाबदा टोली आपको याद रखना है। यह ताम्र पाषाण कालीन पुरातन स्थल है और इसकी खोज HD साकलिया के द्वारा की गई थी। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी, तो आपको याद रखना है मानव द्वारा सबसे पहले धातु जो खोजी गई थी वो तांबा थी। तो साथियों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आप वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए मोटिवेशन देता है और हम बेस्ट से बेस्ट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो क्लास। आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग साथियों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।